वेलकम फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यूपीएससी में। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें चाहिए क्या होता है, वो बेसिक चीज़ें हम यहाँ समझने की कोशिश करें। देखो, यूपीएससी हो, किसी भी स्टेट का जो है पीएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, और चाहे फिर आपका ये बोलते हैं तो एसएससी का हो, या आपके लिए कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो, या फिर आप बोलो कि रेलवेज का एग्ज़ाम हो। तो कहने का मतलब है जिन एग्ज़ाम्स में भी आपका ये बोलते हैं ना जीके आएगी आपकी, तो उन एग्ज़ाम के लिए क्या होता है कि देखो, जो हाई लेवल एग्ज़ाम है, जो यूपीएससी या आप पीसीएस को समझ ले लेंगे, और साथ ही एसएससी को भी और रेलवे को भी यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं। इन मोस्टली एग्ज़ाम्स में आपको क्या चाहिए होता है, आपकी एनसीईआरटी चाहिए होती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आप कवर होनी चाहिए। जब आप एनसीईआरटी को कवर अप करोगे तो आपको क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें महत्व रखती हैं। क्योंकि देखो, एनसीईआरटी ना हमारी बेसिक बुक्स हैं। होता क्या क्या, जब हम स्कूलिंग करते हैं तो उनको उस नज़रिए से नहीं पढ़ पाते, ना ही हमारी एज होती है उस नज़रिए से पढ़ने की। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमारा जो एनालिस यानी किसी चीज़ को विश्लेषण करना है, तो हमें उसके लिए तथ्य चाहिए, तर्क चाहिए, तो वो सारे हमें एनसीईआरटी से मिलते हैं। तो अब तक हम एनसीईआरटी की जो पहली इकाई थी उसको कंप्लीट कर गए। अब है दूसरी इकाई, जिसे जो है सरकार। तो हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि सरकार क्या है। अब हमारे जीवन में सरकार क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है, सरकार की जिम्मेदारी क्या क्या होती है, सरकार करती क्या क्या है, सरकार निर्णय कैसे लेती है, ये चीज़ें आपने देखो। अब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो उनमें आपने देखो, या आपके सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे होंगे कि लिखी होती हैं बहुत सारी चीज़ें कि सरकार ने ऐसा किया, सरकार ने ये निर्णय लिया, सरकार ने संसद में ये बिल रखा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सरकार करती क्या है, इससे पहले जानने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि सरकार है क्या। तो सरकार क्या है, इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सरकार के बारे में जान लेते हैं। तो जब हम सरकार की बात करेंगे, सरकार है क्या, तो सरकार को मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताऊं कि देखो, कोई भी संस्था हो, कोई भी, मान लो आपका घर है, ठीक है। अब छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं आपके घर का, या आपका जो मान लो घर है उसमें बहुत सारे लोग हैं, आपके चाचा वगैरह कई सारी, यानी एक संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली जिसे बोलते हैं, उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब जितने लोग हैं, तो आपके काम हैं बहुत सारे, वो निर्णय लेने होते हैं, है ना। तो वो निर्णय किस तरह से लिए जाते हैं, कौन निर्णय लेता है। तो घर में देखो एक हेड होता है, और फिर क्या करता है वो बंदा, सबको अलग अलग काम इस तरह से बांट दिए जाते हैं कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये। सही है ना। तो बेसिकली करता क्या है कि एक व्यवस्था होती है जिससे कि घर को अच्छे से चलाया जा सके। उसी तरह जब हम बात करें सरकार की, तो हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने होते हैं, विभिन्न काम करने होते हैं, और आगे विकास के रास्ते पर जाना होता है, आगे सुख समृद्धि की ओर जाना होता है। तो उसके लिए सरकार की आवश्यकता होती है, ठीक है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारी हेडलाइंस दिख रही हैं। तो यहाँ पे बताएगा कि हम सरकार के काम को किस तरह से देख सकते हैं। जब बात करें ना सरकार के काम की, तो सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, यानी कि जो कामगार हैं उनके रक्षा। ये देखो, वो न्यूज़ कटिंग्स हैं या न्यूज़ की हेडलाइन है जो आप अक्सर देखते हो न्यूज़ चैनल वगैरह या आपके समाचार पत्रों में। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 न्यायाधीश वगैरह, ये तो बहुत सारी इस तरह की देखते हो ना। तो आपके दिमाग में हमेशा ये प्रश्न आया होगा या आना चाहिए कि सरकार है क्या, और सरकार ये सब करती कैसे, क्या करती है, क्या नहीं करती। तो हमने समझा कि सरकार है क्या। तो आसान शब्दों में देखते हैं कि हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने के लिए एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय
कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। अब हम उन विषयों की बात करेंगे, एक तरह से हम बोलेंगे सरकार के काम हैं क्या। तो यहाँ पे हम जब सरकार के कार्यों की बात करेंगे, सरकार के कार्य क्या हैं, तो उन जब हम कामों की बात करेंगे तो देखेंगे कि सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है कि सीमाओं की सुरक्षा कैसे की जाएगी। सभी नागरिकों को या सभी जो उस देश में उस जगह रह रहे हैं जहां सरकार का दायित्व बनता है उनके भोजन की व्यवस्था, कि सभी को भोजन प्राप्त हो सके और सभी को पेयजल, इसमें भी स्वच्छ पेयजल, तो बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं स्वच्छ पेयजल को लेके, सड़क, संचार, है ना, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना, ये सारे काम कौन करेगा? सरकार करेगी। कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए या कोई और समस्या आ जाए, जैसे कोरोना जैसी समस्या भी आ जाए, तो जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है कि लोगों को उस समय वो सहायता दे। महंगाई बढ़ रही है तो उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए, किसी चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, किसके बढ़ाने किसके कम करने, इस तरह के सारे निर्णय कौन लेता है? रेल विभाग है, डाक विभाग है, यानी यातायात की व्यवस्था भी सरकार को ही देखनी होती है। सही है ना। अब देखो, हम जब ये समझ लिया कि सरकार के इतने सारे काम हैं, समझ लिए ना, तो हमें समझ में आ गया कि सरकार इतने सारे काम करती है और सरकार है क्या। तो हमें ये भी जानना होगा कि सरकार, देखो मुख्य रूप से ऐसे समझो, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस जगह है, लिखा हुआ है कि सरकार नियम बनाती है, सरकार नियम बनाएगी आपके लिए, यानी उस देशवासियों के लिए या उस देश में रहने वाले लोगों के लिए, है ना। और वो नियम क्या होंगे, या जो निर्णय लेगी, नियम बनाएगी और उन्हें उस सीमा में रहने वाले लोगों पर लागू करेगी सरकार, है ना, उस सीमा में रहने वाले लोगों पर लागू करेगी और उन नियमों को सभी को मानना होता है ना। सही है। चलो यहाँ तक की बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो सरकार की बात आपको समझ में आ गई कि वो देखो बहुत सारे काम सरकार करती है। आप न्यूज़पेपर उठा के देखो, सरकार के स्तर वगैरह उनकी बात करें, मोस्टली आप समझ सकते हो कि बहुत सारे कितने सारे काम सरकार करती है। अब देखो सरकार के स्तर के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जान लेते हैं, जब दे दिया है तो, है ना। तो सरकार के स्तर की जब बात करें, सरकार देखो 3 स्तर की है। हम भारत में जब बात करेंगे तो भारत में सरकार के 3 स्तर हैं। पहला स्तर है राष्ट्रीय सरकार का, यानी राष्ट्रीय सरकार, या जिसे हम केंद्रीय सरकार बोल सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका काम होता है पूरे देश के देखभाल करना, पूरे देश के लिए इसकी जिम्मेदारी होती है। दूसरी होती है राज्य सरकार, जो केवल राज्य के लिए, उस पर्टिकुलर राज्य के लिए उत्तरदायी होती है। जैसे कि मान लीजिए यूपी की सरकार है, तो वो जो भी निर्णय लेगी, जो भी नियम कानून बनाएगी या जो भी मदद मुहैया कराएगी, जो कुछ भी करेगी, वो केवल यूपी वालों के लिए करेगी, यूपी के लोगों के लिए ही करेगी। लेकिन राष्ट्रीय सरकार जो भी करेगी वो सभी पे लागू होगा। तीसरी होती है स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय सरकार में आप कह सकते हैं जैसे कि आपके गांव है, या किसी शहर, या ऐसे समझो जैसे कि पंचायत, यानी प्रधानी होती है आपकी, कहीं कहीं चेयरमैन होता है। वो सब क्या होती है कि किसी एक पर्टिकुलर छोटे से स्थानीय स्तर पर जो सरकार बनेगी, वो काम किसके लिए करेगी? उस पर्टिकुलर जगह के लिए करेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें समझने के बाद हमें समझ में आया कि सरकार क्या है, सरकार करती क्या है, सरकार के स्तर क्या है। तो भारत में 3 स्तर हैं, राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे राज्य दिए हैं ना भारत के, तो इन सब में से अलग अलग सरकारें हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो अब हमारे सामने प्रश्न आता है सरकार एवं कानून। तो सरकार क्या है ये हमने जान लिया, लेकिन अब जब हम बात करेंगे कानून की, तो हम बात करें कानून, तो कानून को आप ऐसे समझिए कि सरकार जो है कानून बनाएगी, सही है, और देश में रहने वाले सभी लोगों पर वो कानून क्या होंगे? लागू किए जाएंगे। और
कानून को सभी को मानना होगा। जो लोग किसी कानून को सही ढंग से पालन नहीं करेंगे वो क्या होंगे, कुछ उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, कुछ सज़ा का प्रावधान होगा। जैसे कि आप समझो कि बाइक चलाने के लिए आपको के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं और आप बाइक चला रहे हो तो आप एक कानून का उल्लंघन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको फाइन भरना पड़ सकता है ना। तो इस तरह से जैसे कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लंघन नहीं कर सकते, है ना। राष्ट्रीय झंडे का आप अपमान नहीं करोगे, अगर करते हो तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, पेनल्टी झेलनी, जेल तक हो सकती है। एक तो पक्ष हो गया कि ये कि सरकार कानून बनाएगी, लोगों पे लागू करेगी और लोगों को वो मानना होगा। दूसरा पक्ष क्या है इसका, दूसरा पक्ष ये है कि अगर लोगों को लगता है कि कोई कानून, ठीक है आपने बोला कि सही है भाई सरकार ने कानून बना दिया, लागू भी कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि उससे कुछ लोगों को परेशानी हुई, लोगों ये जो नागरिक हैं उनको वो कानून पसंद नहीं आया या उन्हें वो कानून सही से समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो सही कानून नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, उसके खिलाफ कदम उठा सकते हैं, उसके खिलाफ कदम उठा सकते हैं, उसे वापस लेने की मांग कर सकते हैं। उसके कई सारे तरीके हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें, जैसे कि यहीं पे अब वे लोग कर क्या सकते हैं, है ना। तो वे लोग क्या करेंगे, जो कानून उन्हें लगता है कि सही से पालन नहीं हो रहा, तो वो न्यायालय में जाएंगे, यानी न्यायालय में वे लोग जा सकते हैं, न्याय की मांग कर सकते हैं कि ये कानून सही नहीं है, इससे हमें नुकसान हो रहा है। तो देखो मोस्टली हमने 3-4 जो पॉइंट हैं जो डिस्कस किए वो इस तरह से हैं कि सरकार क्या है, सरकार के काम क्या हैं, है ना, सरकार के क्या कार्य हैं, उसके बाद कानून और सरकार में क्या संबंध है। सही है, यहाँ तक की बात हमने कर ली। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे है क्या। यहाँ तक होने के बाद देखो ये सरकार कानून के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं, तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब प्रश्न आता है कि सरकार के प्रकार कितने हैं। देखो अब तक हम बात कर रहे थे कि जो हमें समझ में आता कि सरकार जो है इसके कितने टाइप होते हैं, कितने तरह की सरकार होती है। हम सरकार के स्तर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सरकार के प्रकार या सरकार के कितने तरह की हो सकती है। तो मोस्टली सरकार जो होती है 2 तरह की होती है। एक होगी आपकी डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक देखो यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा लेकिन समझ लेना, और दूसरी होती है मोनार्की, मोनार्की। तो जैसे कि आप समझो डेमोक्रेटिक होती है लोकतांत्रिक सरकार और मोनार्की राजतंत्रीय सरकार। सही है, तो अब दोनों सरकारों में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेंगे कि डेमोक्रेटिक जो है यानी इंडिया में कौन सी सरकार है, यानी हमारे भारत की बात करेंगे तो हम यहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे है, ठीक है। जो हमने सरकार की जो व्यवस्था अपनाई वो कौन सी है, लोकतांत्रिक सरकार की हमने व्यवस्था को अपनाया है। अच्छा, अब देखो अब एक एक करके बात करते हैं दोनों के बारे में, ठीक है। सरकार क्या है, तो यहाँ पे डाल लेते हैं डेमोक्रेटिक सरकार और यहाँ पे मोनार्की यानी राजतंत्र और डेमोक्रेटिक। तो पहले बात करेंगे हम यहाँ पे मोनार्की से शुरू। देखो मोनार्की को समझ लोगे तो डेमोक्रेटिक आसानी समझ में आ जाएगा। तो देखो किस पहले क्या होता था कि राजा या रानी के सरकार चलाते थे, किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई राजा या रानी होगा तो वो क्या चलाएगा, सरकार चलाएगा। अब राजा या रानी जो होगा वही क्या करता था, वहाँ पे निर्णय लेता था, वही सारी चीज़ें करता था, उसी के हाथ में सारी पावर होती थी, वो चाहे जो करना चाहे वो कर सकता है। इसके लिए वो क्या करता था कि अपने कुछ पसंदीदा लोगों की एक कमेटी बना लेता था, छोटी सा एक जिसे मंत्रिमंडल बोल देते थे। वो क्या करता था, उसकी सहायता करता था जो मंत्रिमंडल है राजा या रानी की। लेकिन यहाँ क्या थी, बाध्यता नहीं थी कि जो ये लोग सलाह देंगे ये राजा या रानी माने, सलाह सुन ली, लेकिन करते ये लोग अपने मन की ही थे। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि राजा या रानी ने कोई निर्णय लिया तो उन्हें अपने निर्णय के सिद्ध नहीं करना पड़ता था, तर्क नहीं देने होते थे, ना ही तथ्य बताने होते थे।
यानी उन्हें ने जो निर्णय लिया उसका आधार किसी को नहीं बताएंगे, वो किसी को उन्हें किसी चीज़ के ऊपर सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगला पक्ष और समझो। अब राजा क्या कर रहा है कि यहाँ पे अपनी मनपसंद के लोग चुन रहा है, कोई चीज़ नहीं है, तो ये हो गई ये हमारे राजतंत्र या राजशाही। सही है। अच्छा, लेकिन हम बात करें डेमोक्रेसी में क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो मोस्ट यहाँ पे जो आप समझ सकते हो लाइन क्या है। पहले तो हमारे इंडिया का पूछा जाएगा तो इंडिया में सीधी सीधी बोल दोगे आप डेमोक्रेसी है। यहाँ पे क्या होता है, लोग ही शासन करते हैं। ऐसे समझो कि जो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, समझ लिया आपने। अब लोकतांत्रिक देश में क्या हो रहा है, हमारे देश को समझो। यहाँ पे हम लोग वोटिंग करते हैं, तो वोट के द्वारा हमारी सरकार चुनी जाती है। वोट यानी मत, तो यहाँ पे मत देने का अधिकार है। और यानी भारत के जो भी नागरिक हैं वो मत के द्वारा अपनी सरकार चुनते हैं। तो देखो डेमोक्रेसी में है, तो डेमोक्रेसी में होता क्या है कि लोगों के पास वोट का अधिकार है, पहली चीज़। लेकिन राजतंत्र में ऐसा कुछ नहीं, जो कर दिया इन लोगों ने कर दिया है। लेकिन यहाँ क्या है, लोग जिसे चाहें उसे वोट देकर विजयी बना सकते हैं और उसे सरकार में ला सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं लोगों का लोगों के द्वारा, लोगों का लोगों के द्वारा ही लोगों पर शासन जो किया जाता है उसे क्या कह सकते हैं हम, डेमोक्रेसी कहते हैं। यहाँ पे सरकार को जो भी निर्णय लेगी, यानी एक कैबिनेट बनाएगी, मंत्रिमंडल बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को भी पकड़ के ले आए अपने मनपसंद, उसको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, मंत्री बना दिया। ऐसा नहीं होता। लोग अपना वोट से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उन्हीं प्रतिनिधियों में से जो कुछ स्पेशल लोग होते हैं या जिनके पास कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह, उन लोगों को क्या मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है। उसके कई सारे आधार हो सकते हैं। सही है, एक एक्सपेक्ट तो हो गए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप सरकार कोई निर्णय लेगी ना, तो उसका सरकार को आधार बताना होगा, उसके ऊपर सफाई भी देनी होगी। अब भारत में लोकतंत्र आप समझ लिए। अब वोट के अधिकार से पहले हम एक चीज़ और बात कर लेंगे यहाँ पे कि भारत में लोकतंत्र है, ये चीज़ सभी को समझ में आती है, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है, आज अगर इसकी परिभाषा को हम देखें तो हम समझेंगे कि ये इसे बोला जाता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब ऐसे समझो, देखो हम सीधे तो कोई काम करते नहीं है। पार्लियामेंट में क्या निर्णय लिया जा रहा है हमें कोई फर्क, हमसे ना कोई पूछने आ रहा और ना ही हम बता सकते हैं कि ऐसा करो या वैसा करो। लेकिन क्या करते हैं, हमने वोट दिया, वोट से अपना प्रतिनिधि चुना है, एमएलए, एमपी, विधायक या सांसद हम चुनते हैं। हम आशा रखते हैं, ये समझते हैं कि वो जो सांसद या विधायक उस पर्टिकुलर एरिया का जो एक कॉमन मांग है वो जाके संसद या विधायिका में वो रखेगा, ठीक है, वहाँ पे वो रखेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हमें वो हमारा प्रतिनिधि है, तो हम प्रतिनिधि लोकतंत्र में हैं। तो ऐसे समझिए आप कि आज के समय में जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कह सकते हैं। यहाँ तक की बात आई समझ में, ठीक है। अच्छा चलो अब आगे देखें, आगे का कोई भी सरकार है ना, उसको आपको तब तक लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते हम जब तक कि वह अपने देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे देगी, ठीक है। अब देखो वोट देने का अधिकार की जब बात कर रहे हैं हम, यानी मत देने का अधिकार, वोट का अधिकार, तो वोट के अधिकार पे आपको समझना होगा कि वह नागरिक जिसकी उम्र 18 साल है और भारत का नागरिक है, दूसरी 18 साल उम्र और भारत का नागरिक हो, उसे मत का अधिकार है। यानी केवल दो ही चीज़ें हैं जो उसमें होनी चाहिए, वो गरीब है, अमीर है, अपंग है, देख नहीं सकता, काला है, गोरा है, किस जात का है, किस धर्म का है, किस जगह से है, किसी भी आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे सीधा सीधा वोट देने का अधिकार दे दिया जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। तो देखो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको बताना ज़रूरी था कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या था कि अमीर गरीब है, अंग्रेजों के टाइम पे देखो जिसके पास पैसा है वो वोट देगा, या जो ज़मींदार है वो वोट देगा, या जो शिक्षित लोग हैं वो वोट देंगे। पहले था कि जो पढ़े हुए लोग हैं केवल वही वोट करेंगे, या जिनके पास पैसा है जो ज़मींदार हैं वही वोट करेंगे।
समझ रहे हो। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब केवल एक कसौटी है कि वो 18 साल का हो और भारत का नागरिक हो, यानी भारतीय नागरिक वो हो तो उसे सीधा सीधा वोट देने का अधिकार है। वो वोट के द्वारा अपनी सरकार चुन सकता है और उस लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा सकता है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन ऐसा हमेशा से तो था नहीं भाई, इसके लिए बहुत सारे संघर्ष हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। देखो यहाँ पे देखो, आप एक दृश्य देख रहे हो कि ये एक वोटिंग का दृश्य है मतदान केंद्र का। तो यहाँ पे मतदान किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं इस फोटो में कुछ चीज़ और नोटिस करना चाहूँगा कि आप इस महिला को देख के बता सकते हैं कि ये एक लगभग मुस्लिम कम्युनिटी की महिला है। तो हम कह सकते हैं कि ये लोग आजकल सबको समान अधिकार है। तो देखो एक मेल डोमिनेटिंग जिसे हम कह सकते थे वो चीज़ खत्म हुई और यहाँ पे महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर सामने आ रही हैं और उनको उनके अधिकार मिल रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो भेदभाव जैसी चीज़ें वो खत्म होती नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये इनको देखिए, ये पर्सन क्या है, लग रहा है कि उम्र से बूढ़े हैं और किसी गांव के हैं। तो इनको इस आधार पे वोट देने से नहीं रोका जा सकता कि तुम गांव के हो, तुम वोट नहीं दोगे, समझे। तो क्या पहले ऐसा था कि जब लोकतांत्रिक सरकारों में क्या था ना, औरत हमेशा से लोकतंत्र में ना, ये आप नहीं समझ सकते कि वोट देने का अधिकार था। हमेशा से लोकतंत्र ऐसा नहीं था, ना ही हम ये कह सकते हैं कि हर जगह का लोकतंत्र आज के टाइम भी ऐसा है। हमेशा संघर्ष चलते रहे हैं, हुए हैं और आज भी चल रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। पहले औरतों को वोट नहीं देने दिया जाता था। कोई अशिक्षित है, ठीक है, कोई अशिक्षित है उसे वोट नहीं देने देंगे। और जैसे कोई गरीब है उसको ये जाति के आधार पर वोट, कई बहुत सारे यानी प्रोहिबिशन लगाए हुए थे कि तुम इन आधार अगर हो तो तुम वोट नहीं दोगे। लेकिन आज के समय में ये सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। अब आप केवल 18 वर्ष के हों और भारतीय नागरिक हों तो आप वोट देने के अधिकारी हैं, आपके पास मत का अधिकार है। तो वोट के लिए संघर्ष की जब बात करें ना, तो यहाँ पे देखो कुछ, ये देखो वोट्स फॉर वुमेन। ऐसा नहीं है कि केवल ये भारत में हो, ये पूरी दुनिया में ऐसा था कि देखो यहाँ पे वोट्स फॉर वुमेन है। तो यहाँ पे देखो मैं बताना चाहूँगा क्या दिया गया है कि संसार में ना किसी भी सरकार ने लोगों के साथ अपनी मर्जी से तो शक्ति बांटी नहीं है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा है। संघर्ष के बाद ही अधिकार मिलते हैं। आपको अगर अपना अधिकार चाहिए तो उसके लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना ही होगा। देखो वर्ल्ड वार जब पहला विश्व युद्ध हुआ ना, तो लोग तो चले गए, मेल यानी जो पुरुष थे वो युद्ध में लगे होते। उस समय क्या होता कि जो औरतें थीं वो बाहर निकली घरों से और उन्होंने वो काम कर कर के दिखाए जो पुरुष कर सकते थे। और कहा जाता था कि औरतें नहीं कर सकती। जब औरतों को लगा कि हम पुरुषों के बराबर वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो पुरुष कर सकते हैं, तो हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, हमें भी सरकार में ये जानने का अधिकार होना चाहिए क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। यानी कि महिलाओं ने जो गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई थी, रूढ़िबद्ध धारणाएं मैं कोट कर रहा हूँ, तो हमने पहले पिछले लेसन पढ़ा है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या थी, तो उनको तोड़ा और वो सामने आई और वो काम किए और उन्हें फिर संघर्षों के बाद ये सारी चीज़ें मिली। अमेरिका में भी ना 1920 में जाके औरतों को वोट का अधिकार मिला और 1928 में जाके 1928 में जाके इंग्लैंड में औरतों को ये अधिकार मिला। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो महात्मा गांधी जी ने की कुछ बात है जो यहाँ पे लिखी हुई, जो मैं आप देखो कभी पेपर वगैरह लिखोगे तो वहाँ आप इसे कोट करके लिख सकते हो कि गांधी जी ने ना अन्यायपूर्ण जो व्यवहार हो रहा था ना, गांधी जी ने उसके खिलाफ अपनी एक पत्रिका थी 1931 में, यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने लिखते हुए कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है, यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया। तो आप समझ रहे होंगे कि क्या स्थिति थी उस समय और आज क्या है। तो ये चीज़ थी कि
जो आपको समझनी चाहिए थी। तो आज का जो लेसन है सरकार का, तो ये हो गया यहाँ पे समाप्त। तो देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, और जो भी आपको लगे कि यहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए और जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।